दिल्ली की बात लगातार कर रहे हैं। मनोहर बिश्नोई वहां पर हैं, त्रिभुवन रंगा हमारे साथ बीकानेर में हैं, कोटा में हिमांशु मित्तल हैं। इसी तरीके से अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमें जानकारी दे रहे हैं। आशीष चौहान वहां पर जयपुर में मौजूद हैं। मनोहर, आपके पास आते हैं। जो सवाल मेरा था, लोगों की समस्या ये है कि उनको जानकारी नहीं हो पा रही है कि कहाँ जाएं, क्या व्यवस्था उनके लिए होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय जो दिल्ली सरकार का है उसकी तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, हम चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से वो हेल्पलाइन नंबर्स भी आप बताएं, और साथ ही साथ जहां जहां पर ऑक्सीजन प्लांट हैं या जहां उपलब्धता है, लोग जा सकते हैं, काम हो सकता है, या नियम निर्देश जो हैं, वो सारी जानकारी मैं चाहूंगा दें दर्शकों को आप। आशीष, देखिए, जिस तरीके से आपने हेल्पलाइन जो सर्विस की बात करी, जो दिल्ली में सेंटर की केंद्र सरकार की तरफ से भी एक राज्यवार डेस्क बनाई गई है और उस डेस्क पर अलग अलग राज्यों से संबंधित फ्री हेल्पलाइन सर्विस दी गई है। किसी भी राज्य से संबंधित कोई कोरोना से संबंधित जानकारी चाहिए तो उस हेल्पलाइन पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस दिल्ली जो जिस तरीके से देश की राजधानी है, देश की राजधानी होने के नाते यहाँ पर अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने अलग अलग व्यवस्था की है और यहाँ पर अलग से एक कॉमन जो है हेल्पलाइन सर्विस दी गई है जो तमाम हॉस्पिटल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करती है और तमाम जो हॉस्पिटल है उनमें बेड की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो हेल्पलाइन लगातार बिजी आ रही है। लोगों का जिस तरीके से जो पूछताछ को लेकर के जिस तरीके लोगों ने जो अपना रुख अख्तियार किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर के कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पर स्थित है और उसमें खाली बेड क्या है कि नहीं है, ये तमाम जानकारी लेने के लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन हेल्पलाइन बिजी होने के कारण अधिकतर लोगों को ये निराशा हाथ झेलनी पड़ रही है। चूँकि दिल्ली में जिस तरीके से तमाम हॉस्पिटलों का हाल जो एक जैसा है कि तमाम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड नहीं है, वेंटिलेटर भी नहीं है और आईसीयू बेड भी नहीं है, तमाम हाउसफुल हो चुके हैं और किसी भी तरीके से जो है नई एंट्री है वो मुश्किल से हो पा रही है। और कोरोना के केस लगातार जिस तरीके से आपने बताया कि 27,000 से ज़्यादा 24 घंटों में केस बढ़ रहे हैं और इस वजह से ज़्यादा लोगों को एडमिट करने में मुश्किल आ पा रही है, तो वो जो जाने हैं ज़्यादा जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हेल्पलाइन सर्विस ज़रूर उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन हेल्पलाइन जिस तरीके से पब्लिक का लोड है और संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, जो बीमार जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, उस हिसाब से पर्याप्त नहीं हो पा रही है। चाहे केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कोऑर्डिनेट करने वाली हेल्पलाइन हो, चाहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो हेल्पलाइन हो, उसमें किसी न किसी तरीके से अभी भी व्यवधान आ रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास तो जानकारी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जानकारी उतनी उस मात्रा में नहीं मिल पा रही है। ये इसके लिए सरकारों को और जो प्रशासन को है त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरीके से लोगों को अन्य राज्यों में किसी तरीके से अपनों के बारे में हो या अपने रिश्तेदारों के बारे में हो या वहाँ के जो बेड उपलब्धता के बारे में जानकारी हो, वो लेने के लिए और भी तंदुरुस्ती से काम करना चाहिए और थोड़ा त्वरित काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरा आपको एक और बता दूं कि जिस तरीके से आशीष जयपुर में बता रहे थे कि राजस्थान में दो चीज़ें राजस्थान के लिए आज बड़ी हुई है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहाँ पर दूसरी चिरंजीवी योजना, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कई जगह प्रयास किया कि यहाँ सरकारी जो सेंटर बने हुए हैं वैक्सीनेशन के, वहाँ पर जो 18+ के किसी भी तरीके से जो है लोगों को वैक्सीनेशन के लिए नहीं उपलब्ध है, चूँकि यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि 18 से प्लस जितने भी जो युवा हैं वे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारी सेंटर पर उपलब्ध नहीं है। तो दूसरी तरफ एक तरफ ये इस तरीके से जो आलम है, दूसरा ये है कि किसी तरीके से सुरक्षा कवच नहीं है, यहाँ पर कोई इंश्योरेंस नहीं है किसी भी प्रकार का दिल्ली की पब्लिक के लिए, जबकि राजस्थान में आज से ये कोरोना को इंक्लूड करते हुए तमाम जो है चिरंजीवी योजना के माध्यम से सुरक्षा कवच दिया गया, जो इंश्योरेंस दिया गया 5 लाख रुपए तक का इलाज है वो सरकार वहन करेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये दिल्ली के हाल है, तो दिल्ली में इस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और किसी तरीके से जो पब्लिक का लोड है उस तरीके से कम नहीं पड़ा। ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली में क्या है? जो लोग भाग रहे थे लेके अपने परिजनों को या फिर अपने परिजनों के लिए लेकर गैस सिलेंडर्स लेकर भाग रहे थे, जो प्लांट्स हैं दिल्ली में या जहाँ पर ऑक्सीजन के सेंटर्स हैं जहाँ पर उपलब्धता थी, वहाँ से क्या जानकारी मिल रही है आपको? आशीष, देखिए, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से 70 मैट्रिक टन वाला जो एक कंटेनर यहाँ पर रेक पहुँचा था पूरा ट्रेन का, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो पर्याप्त मात्रा में जिनको जितनी उपलब्ध खपत थी उस मात्रा में नहीं की गई, वहाँ पर भी पक्षपात किया गया। और लेकिन अस्पतालों में जिस तरीके से ICU बेड है और जो ऑक्सीजन बेड है वो फुल हो चुके हैं, वहाँ पर सप्लाई अभी बताया जा रहा है कि सभी हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन कितने
दिन की है ये कह पाना मुश्किल हो पा रहा है। कई हॉस्पिटल में कुछ घंटों की है, कई हॉस्पिटल्स में कई दिन की है, तो इस प्रकार से व्यवस्था है। लेकिन सरकारी अस्पताल दिल्ली के हैं उनमें तमाम में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू है, जो बेड उपलब्ध है उसके लिए। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट स्तर पर जिस तरीके से लोग जो ऑक्सीजन को लेकर भागदौड़ कर रहे हैं और जो अपने घर में क्वारंटाइन है उनके लिए ऑक्सीजन लेने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालांकि कई निजी जो लोग हैं, निजी संस्थान हैं, प्राइवेट एनजीओज टाइप के लोग हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं अलग अलग सेंटर पर ले जा करके लोगों को फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से खपत जो बताई जा रही है दिल्ली की, उस मात्रा में बिल्कुल जो है वो पर्याप्त नहीं है। और इस प्रकार से लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जीव प्राण रक्षक जो वायु है उसको लेकर के भारी जो अफरा तफरी का माहौल है। हर चौराहे पर हर तरफ लोग ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी। लेकिन दिल्ली में अभी भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और लगातार बनी हुई है काफ़ी दिनों से। और केंद्र और राज्य के बीच में जिस तरीके से ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, इनको लेकर लगातार तकरार बना हुआ है। इस बीच हाईकोर्ट ने भी दखल दिया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। आशीष, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं जानकारी लोगों तक पहुंच रही है। लोग भी परेशान हैं और शायद इसीलिए परेशान हैं, उनको ये लगता है कि जब राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा है तो फिर उनकी सुनेगा कौन, किससे उम्मीद लगा के बैठें। यही अपने आप में एक कहीं ना कहीं अहम सवाल बन जाता है। कोटा में हिमांशु मित्तल लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हैं। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी, तस्वीरों में बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा, जाहिर है अभी भी वही स्थिति दिखाई पड़ रही होगी। लेकिन चूंकि एक समय निर्धारित किया गया है एसेंशियल गुड्स को खरीद लेने का, जो दुकानें खुली हुई हैं, तो 11 बजे तक का चूंकि समय रहता है और उसमें बहुत वक्त बचा नहीं है। वैसे में उधर से क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हिमांशु, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो ये सवाल मेरा आपसे है दरअसल। आशीष, देखिए फ़िलहाल आपने ठीक कहा कि 11 बजने वाले हैं और 11 बजे के साथ में यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर आपको कम होती हुई नज़र नहीं आएगी। तस्वीरों में आपने ठीक कहा था कि ज़्यादा अंतर नहीं आया होगा। ये वाहनों की जो भीड़ है वो अभी भी कुछ ऐसी ही है जो आपको पहले नज़र आ रही थी। स्पष्ट है, लोगों को पता है, इतने दिनों से चल रहा है कि 11 बजे से जो कर्फ्यू है उसकी पालना करनी होती है, लेकिन लोग हैं कि शायद मानने को तैयार नहीं है। कार्रवाई ऐसा नहीं है कि कोटा शहर में पुलिस की तरफ से आज की जा रही है, हर इलाके में हर रोज़ इसी तरह से एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी खुद सड़क पर खड़े होते हैं। थाना इलाके की जो पुलिस का पूरा जाब्ता है वो खड़ा होता है, कमांडोज की टीम खड़ी होती है। लेकिन बावजूद इसके कि लोग हैं अलग अलग तरह के तर्क और कुतर्क के साथ में सड़क पर निकल पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इनके अंदर ना किसी तरह की कार्रवाई का डर होता है, ना किसी तरह का कोई भय। अलग अलग तरह के पर्चे लेकर के आ जाते हैं, अलग अलग तरह के बहाने करते हुए नजर आते हैं। किसी को मेडिसिन लेने के लिए जाना है, किसी को डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है, किसी को सब्जी लेने के लिए जाना है, कोई राशन की खरीदारी करने के लिए निकला है। तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम बहाने हैं ये कह सकते हैं कि आपके हित में नहीं हो सकते, आपको खुद को भारी पड़ सकते हैं और फिलहाल कह सकते हैं कि ये पूरी सोसाइटी को नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि इन तमाम तरह के बहानों के साथ में नतीजा ये निकल कर के आएगा कि जिस कोरोना की जंग को लड़ने के लिए फिलहाल हम मैदान में उतरे हुए हैं उसे हम नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिस तरह की कर्फ्यू की पालना हो रही है, तो इन सब के साथ में मंशा सिर्फ यही है कि कोरोना के जो केसेस है उन्हें कम किया जा सके, कोरोना को हराया जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें में मुझे कोटा शहर अब ये कमांडोज लगा दिए गए हैं। मेरे कैमरामैन को कहूँगा उधर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें भी दिखाइए और देख रहे हैं व्यवस्थाएं क्या है। बैरिकेड्स कर दिया गया है, लोगों को रोका जाए, बहुत ज़्यादा कुछ रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं, कुछ रूट्स पे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, कमांडोज लगा दिए गए हैं। यानी कि जब ऐसी परिस्थिति आती है कि हाथ से निकल जाए मामला, तब आप अतिरिक्त सुरक्षा बल, पैरा फोर्सेस, कमांडो फोर्स को लगाते हैं। तो यहाँ पर कमांडो फोर्स से अगर आप बात कर सके जो उसके जवान हैं कि क्या क्या मुसीबतें इन लोगों के सामने आ रही है जहाँ जहाँ इनको डिप्लॉय किया जा रहा है। लोगों को समझा तो रहे हैं लेकिन गुस्सा भी आता है, खुद में अग्रेशन हो जाता है कि आपको इतनी ही बार अवेयर किया गया लेकिन मान नहीं रहे। बिल्कुल मैं कमांडोज जो है मैं आपसे बात करूंगा।
आपका नाम बताएं सर। हेमराज कमांडो। हेमराज जी, ये बताएं कि कितने दिन हो गए आपको लगातार ड्यूटी करते हुए इस तरह से चौराहे पर? रोज ड्यूटी कर रहे हैं सर, लगातार कर रहे हैं। लोगों की भीड़ इसी तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस लोग तरह नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। क्या बहानेबाजी करते हुए नजर? बस बहाने, ऑफिस जा रहे हैं, ये काम है, मेरे को दवाई लेके आना है, या मेरे को आज मैं घर से आया हूँ दूध लेने जाना है, ये जब अपने मतलब बहाने बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ। कोई फील करता है कि वो गलत निकल करके आ गए? कोई फील नहीं कर रहा है। देखिए, किसी तरह से कोई फील नहीं करता है, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, हर दिन लोगों के बहाने होते हैं, ये हेमराज ने हमें बताया। और भी जो कमांडोज की टीम है उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरी की पूरी जो कमांडोज की टीम है वो यहाँ पर उतरी हुई है और शायद लोगों को समझाइश कर रही है। सर, कब से लगातार आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर, हम सुबह 8 बजे आ गए थे यहाँ पे, 8 बजे के बाद से लगातार काम कर रहे थे। ठीक है, क्या यही तस्वीर देखने को मिल रही है? लगता है कि कर्फ्यू है, लोग मान रहे हैं? लॉकडाउन का पालन तो पब्लिक कर ही नहीं पा रही है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसा कुछ जैसा दिखने को चाहिए। क्या बहाने करते हैं सर लोग? डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ या फिर मेरा क्या नाम से मरीज बस ये या खाना देने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ बहाने लगा देते हैं लोग। बाकी इनको निकलना तो रहता है जो निकलते हैं। क्या सवाल ये है कि इतने सब जो लोग हैं, क्या उन्हें हेल्थ इमरजेंसी आन पड़ी है? इतने सारे लोग दवाई डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं, इतने सारे लोगों के क्या परिजन अस्पताल में भर्ती हैं? हम ऐसा नहीं कहते कि इनमें से सभी लोग बेवजह निकले, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो भीड़ है ये तो अपने आप में सवाल खड़ा करती है आशीष, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें फिलहाल सवाल खड़ा कर रही हैं और सवाल उठना भी लाजमी है कि इस तरह के हालात के साथ में, इस तरह की तस्वीरों के साथ में, इस तरह की ग्राउंड रियलिटी के साथ में किसी भी तरह से कोरोना की जंग को नहीं जीता जा सकता। और फिलहाल जो लॉकडाउन लगा है उसकी सार्थकता किसी भी सूरत में नहीं आ सकती। किसी भी सूरत में कोरोना के जो केसेस हैं उन्हें कम नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से कोरोना को नहीं हराया जा सकता। तो अपने आप में ये तमाम सवाल हैं, जाहिर है बहुत सारे सवाल हैं और वो तमाम सवाल तो ये खुद तस्वीरें ही पूछ रही हैं। वो तमाम सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर है वो अपने आप सब कुछ बयां कर रही है। इसीलिए कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एक इमेज जो है वो बोलती है, और वही यहां पर दिखाई भी पड़ रहा है। धीरज रावल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, जाहिर है कि उदयपुर का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। वो तमाम जिले जहां पर मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं उनमें से उदयपुर भी है, जहां पर 1000 का जो आंकड़ा है उसके ऊपर भी आंकड़ा दिखाई पड़ा जाता हुआ। तो बीते 24 घंटे का क्या हाल है, और आप जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं क्या कहता है वहां का हाल? जी बिल्कुल सही कहा। अभी लगातार जो उदयपुर में संक्रमण काफ़ी फैलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल की बात की जाए तो 1221 यहाँ पे संक्रमित लोग पाए गए हैं। लगातार आंकड़ा उदयपुर का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है वो सामने देखी जाती है कि कहीं ना कहीं आज की बात की जाए तो अभी की मैं आपको तस्वीर देखूँगा, मैं सूरजपुर चौराहे पे खड़ा हूँ। किस तरह से यहाँ पर लोगों का आना जाना जो जमावड़ा है वो यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग जो है रेड अलर्ट घोषित कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी लोग जो हैं वो घर से निकलकर बाहर आते हुए देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग जो हैं, पुलिस भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबको पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद भी लोगों का आना जाना है। आपके पास रोज लोग आते हैं यहाँ पे, आप कहीं को रुकाते हो, किस प्रकार की बात समझ आती है? सर, हम इनको रोक के पूछते हैं, कोई अगर लीगल कारण है तो जाने दे रहे हैं, वरना चालान बना रहे हैं, गाड़ियाँ बंद भी कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं लापरवाही दिखी, लोग कई बहाने करते हुए नजर आते हैं। बहाने करते हैं सर, उनके लिए हम वाहन जब्त भी कर रहे हैं 207 में। और किस किस प्रकार की दिक्कत आती है? और तो यही है, कोई अनावश्यक निकल रहा है तो उनको रोक रहे हैं, और कोई लीगल काम से हॉस्पिटल वगैरह जा रहा है तो उनको जाने दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लीगल काम से अगर कोई हॉस्पिटल के लिए जा रहा है तो उसको जाने दे रहे हैं। इसके अलावा उदयपुर की पुलिस जो अलर्ट है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से आने वाले लोग जो हैं उनको यहाँ पे रोक के चालान भी काटा जा रहा है, गाड़ियां भी जब्त की जा रही है। अगर उदयपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं जिनको फोर्स रोक रही है, हाँ सर, उन लोगों से भी जरा एक रिएक्शन लीजिए। क्या बहाने बनाते ये भी सुने जरा। जी राजस्थान रियलिटी दिखा रहा है, तो ये रियलिटी ग्राउंड की क्या क्या है, लोगों के बहाने कैसे कैसे हैं, अगर रिएक्शन आप ले सकें, क्योंकि पुलिस तो रोक ही रही है, उनसे रिएक्शन भी लीजिए। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस यहाँ पर जो खड़ी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ यहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? मजदूर आदमी काम करने जा रहे हैं। ये औजार का कट्टे है, अफसर पकड़ लिया, बोल रहा है कि लाइसेंस दो, ये दो। अभी कहीं बन रहा है क्या लाइसेंस?
नहीं, आप लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण फैल रहा है, फिर आप बिल्कुल जन अनुशासन पखवाड़ा लगा रखा है, इसके बाद भी आप बाहर निकल रहे हैं, आपको क्या डर नहीं है क्या? ये औजार का कट्टे है, काम करने जा रहे हैं साइड पे। आज तो बिल्कुल बंद है, आज तो शनिवार का दिन है, बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन है, आप उनका पालन करते हो नजर नहीं आ रहे? अरे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, चक्कर ये है 300-400 रुपया कमाने वाले आदमी है। बिल्कुल, यहाँ पर एक और यहाँ पर मौजूद है जिससे बात करने की कोशिश करेंगे। जी मैडम, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं ये SBI ATM, SBI बैंक आज तो बिल्कुल आज रो के कहीं आना जाना नहीं, इसके बाद भी आप सर्विस है हमारी, टिफिन सर्विसेज है। ये टिफिन सर्विस वाले हैं जो लोगों की मदद करने के लिए निकले हुए हैं, वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उदयपुर शहर की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे जो आंकड़ा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। हॉस्पिटलों के हालात भी बेहद दयनीय किए जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी के चलते हॉस्पिटलों के अंदर जो है निजी अस्पताल कहूँ या फिर सरकारी अस्पताल, बेड की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 11,191 एक्टिव केस उदयपुर के अंदर मौजूद है। वहीं मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो 10 लोगों की यहाँ पर अब तक मौत हो चुकी है, और कुल आंकड़े देखा जाए तो 297 लोगों की यहाँ पर अब तक मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। अगर इस कोरोना की चेन को तोड़ना होगा तो अलर्ट होना पड़ेगा, रेड अलर्ट सरकार द्वारा। कोरोना की चेन को तोड़ना होगा तो पूरी तरीके से लोगों को रोक देना होगा। जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तक कोरोना जो है उससे हम सभी का जो रोना है वो जारी रहेगा, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोग घर में रो रहे हैं, और सभी की एक ही समस्या है कि कोरोना की वजह से डेथ हो गई, क्या करें। बचाने की कोशिश की, नहीं बचा पाए। कहीं पर अस्पताल की व्यवस्थाएं काफ़ी नहीं हैं, कहीं पर किसी अन्य तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन लोग हैं कि अभी भी देखिए, जब आपने उनसे बात की उन्होंने कहा कि ATM जा रही हूं, फिर अचानक से उन्हें याद आया कि वो बैंक जा रही हैं, फिर कहती हैं टिफिन सर्विस है। इस तरीके से आप अपने कारणों का हवाला देकर मूव कर रहे हैं। इस मूवमेंट पर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक किसी भी तरीके से कोरोना को रोक नहीं सकते हैं। आशीष हमारे साथ लगातार जयपुर में बने हुए हैं। आशीष, यही तस्वीरें जो हमारे कैमरे में, जो हमारे सहयोगियों के जरिए, आप लोगों के जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर जो प्रशासन है वो भी कार्रवाई करता है। ऐसी ही तस्वीरें जब उभरती हैं तो कड़े कानून या प्रतिबंध बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा है, एहसास तो यही हो रहा है आशीष, कि अब सूबे में कड़ाई और होने वाली है, क्योंकि लोग हैं मानेंगे नहीं बिना कड़ाई के। जी देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक बड़ी जानकारी दर्शकों को देना चाहूँगा कि राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम 12 बजे से शुरू होगा, यानी कि 18+ लोगों की जो वैक्सीन लगेगी वो 12 बजे के बाद से लगेगी, और राजधानी जयपुर से इसकी शुरुआत होगी, और सेठी कॉलोनी के सैटेलाइट अस्पताल से इसकी शुरुआत राजस्थान जयपुर में की जाएगी। उसके बाद में तमाम जो ज़िले हैं, 11 ज़िले हैं, 11 जिला मुख्यालयों पर इसकी शुरुआत की जाएगी फिलहाल। उसके बाद में दूसरे ज़िलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन जो कन्फ्यूज़न था लोगों में, वो कन्फ्यूज़न दूर हो रहा है, और राजस्थान में जो है 12 बजे से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। लोग जो है मोबाइल ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन जरूर हो रहा था, लेकिन उनका शेड्यूल नहीं आ रहा था। शेड्यूल संभवतः हो सकता है कि 12 बजे के बाद में हो जाएगा, क्योंकि अभी विधिवत रूप से शुरुआत 12 बजे से की जाएगी, और 12 बजे के बाद से ही अपना शेड्यूल वे ले सकेंगे। तो 12 बजे के बाद से जहां जहां पर वैक्सीनेट किया जाएगा वो 11 जिले कौन कौन से हैं, अगर आप बता सकें। और दूसरी चीज, क्या सिर्फ जिला मुख्यालय पर जो व्यवस्था है होगी, या जिले में जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर यह व्यवस्था होगी, इन 11 जिलों में खासकर? जी देखिए, वैक्सीन की खेप काफ़ी कम मात्रा में है। 5,44,000 जो वैक्सीन है 18+ लोगों के लिए आई है, तो हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, इसीलिए लोग जो है अभी समझे इस बात को कि वैक्सीन के लिए अभी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो अपना शेड्यूल लेकर के ही जाए, उसके बाद पहले नहीं जाए, क्योंकि यदि शेड्यूल नहीं लेते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अभी फ़िलहाल जो है वैक्सीन की काफ़ी कमी है, और इसीलिए लोगों की कतारें वहाँ पर नहीं लगे। इसीलिए ये जो तमाम जो सरकार के जो नियम हैं वो जारी किए गए हैं, और 12 बजे के बाद में विधिवत रूप से शुरुआत की जाएगी। और तमाम जो लोगों को ये समझना चाहिए, अभी फिलहाल धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगेगी नहीं, वैक्सीन तमाम लोगों को लगेगी। लेकिन अभी सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट को भी सरकार ने 3 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने ये इनकार कर दिया था कि अभी हम केंद्र सरकार को इसकी जो आपूर्ति है वो कर रहे हैं। इसी
इसीलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। 15 मई के बाद उन्होंने इजाज़त दी है, तो संभवतः हो सकता है कि 15 मई के बाद में हालात जो है वो सामान्य हो जाए और धीरे धीरे तमाम जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाए। लेकिन वैक्सीनेशन का काम आज से शुरू हो गया है, तेज़ी आएगी वो समय समय के बाद जो है लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल लोगों को धैर्य रखना होगा, इस बात को समझना होगा कि वैक्सीन की थोड़ी कमी है, लेकिन कमी दूर है जो समय समय पर होती रहेगी। जी बिल्कुल आशीष, और जैसा हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो तस्वीरें दिख रही हैं देश में इस तरीके के मामले सामने आए, उसके अलावा क्या क्या स्थितियां बन रही हैं, जाहिर है कि एक कड़े प्रतिबंध की तरफ देश बढ़ रहा है। ऐसा चाहें या ना चाहें, लेकिन एहसास जरूर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से मनोहर बिश्नोई लगातार बने रहे, आशीष चौहान, आशुतोष भी आपके साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। त्रिभुवन रंगा लगातार बने रहे, धीरज रावल लगातार बने रहे हमारे साथ, हिमांशु मित्तल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां अलग अलग दृश्यों के माध्यम से दिखाई पड़ रही हैं, देश की तस्वीरें